बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म, ये बहुत ही कंसेप्चुअल, ट्रिकी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इवन आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होती है, लेकिन वो हमारे बुक में डिस्कस नहीं हुई, तो हम सिर्फ आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए वो है नेचुरल फिनोमेना है आइसोमेरिज्म। नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेचुरली ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि ये हमारे पास क्या रिलेशनशिप है किसके बीच में। मतलब आप किसी अकेले कंपाउंड को, जैसे सपोज मैं कह दूं कि X है, तो आप X को नहीं कह सकते कि ये आइसोमेरिज्म शो करता है या ये आइसोमर्स है या नहीं है, जब तक आप इसको किसी दूसरे कंपाउंड से रिलेट ना करें, Y से या Z से। तो जब तक आप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे आइसोमर्स में, या अकेले कंपाउंड को आप डिस्कस करें, तो अकेले को आप डिस्कस नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को रिलेट करना होगा, तभी आप आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर सकेंगे या आइसोमर्स को डिफाइन कर सकेंगे। तो आइसोमेरिज्म एक नेचुरल फिनोमेना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, और ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स के बीच में। आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने से पहले सबसे मुझे आइसोमर्स को डिफाइन करना है कि आइसोमर्स क्या है। तो आइसोमर्स असल में दो वर्ड से निकला है ये टर्म। एक है आइसोस और एक है मेरोस। तो आइसोस भाईजान जो हैं वो हमारे पास क्या है, उसका मतलब है सेम, और इसको ये भी कह सकते हैं कि इक्वल। और मेरोस का जो है उसका मतलब है हमारे पास पार्ट्स या यूनिट्स। आइसोस मीन सेम और या इक्वल, मेरोस मीन पार्ट्स या यूनिट्स। अब इसी सेम पार्ट्स या सेम यूनिट्स का क्या मतलब है, इसके लिए मुझे दो स्टेटमेंट्स लिखनी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि इन सेम पार्ट्स या सेम यूनिट्स का मतलब क्या है। असल में दो कंपाउंड, सपोज मैं X और Y की बात कर रहा हूं, कि ये दो कंपाउंड तभी आइसोमर्स कहलाएंगे जब इसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। इसीलिए इसने कहा सेम पार्ट्स या सेम यूनिट्स। और दूसरा सेम क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ एटम्स हो। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स और सेम काइंड ऑफ एटम्स हो, वो दो कंपाउंड्स जो आपस में रिलेट किए जा रहे हैं, अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम काइंड ऑफ एटम्स हो, तो उन दो कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी उनमें डिफरेंट होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी फिजिकली भी कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है और वो केमिकली भी कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है डिफरेंट। तो वो कंपाउंड सपोज X और Y जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, काइंड ऑफ एटम्स भी सेम है, लेकिन फिजिकली या केमिकली वो कंपाउंड एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी ऐसी रखते हैं जो डिफरेंट है आपस में, तो उन दो कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। तो इसीलिए इसको कहा गया सेम पार्ट्स, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ आपके लिए, जो आपकी एक डेफिनेशन मेरी होगी और एक डेफिनेशन आपकी बुक की होगी। मेरी क्या होगी, नेट वेट से उठा के थोड़ी बहुत सर्च की और जो अच्छी लगी वही डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा बहुत सच बोल लेना चाहिए। तो हमारे पास क्या है डेफिनेशन, अगर हम कहें आइसोमर्स की, तो हमारे पास होगा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अब आप लोग कहेंगे साथ में मिलके कि बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन अल्लाह के बंदों, सिर्फ हमेशा वही आइसोमर्स नहीं होते कि जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बल्कि अगर आपको आइसोमर्स की डेफिनेशन करनी है तो आप कहेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। अब आपकी बुक की डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन वो फिजिकली या केमिकली क्या कर रहे हो, डिफर कर रहे हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन दो डिफरेंट कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं।
और इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, इस फिनोमेना की स्टडी को आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो अब आपको आइसोमेरिज्म की और आइसोमर्स की डेफिनेशन एटलीस्ट से याद हो गई होगी। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये आप लोगों ने लिख देना है। लेकिन जो मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ वो भी काफी अच्छी डेफिनेशन है, वो आपको ज्यादा डिटेल वाइज लेके जाएगी। तो उसको डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग, पहला पॉइंट तो मेरा भी इनके साथ सेम ही होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी उनकी, और वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फिजिकली भी कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है और केमिकली भी कोई एक हो सकती है, लेकिन सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ एक्स और वाई को रिलेट करके, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, ये केमिकली भी सेम है और फिजिकली मैक्सिमम इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एटलीस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका सपोज कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का क्या है, डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के फिर भी क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। तो देखें केमिकल भी सेम हो गया, फिजिकली भी 99.999% सेम हो गया, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो एक्स वाई का क्या है, एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के क्या है, यहाँ मैं लिखूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। तो सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको फिजिकली और केमिकली दोनों डिफरेंट होना चाहिए, बल्कि फिजिकली भी कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी हो कि अगर वो डिफरेंट दिखा दे तो तब भी वो कंपाउंड क्या होगा, आइसोमर्स कहलाएगा। और अगर केमिकली भी कोई एक प्रॉपर्टी इन दोनों की डिफरेंट हो जाती है तो तब भी ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। अब आइसोमर्स में और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो अगर ताकि आपको एमसीक्यूज में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है आइसोमर्स से रिलेटेड, तो वो पॉइंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमर्स में कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब वो कौन से टर्म्स हैं जो उसमें आइसोमर्स में सेम होते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सेम होता। पहला तो पॉइंट चले में आपका जो आपको पता है कि आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट मान लिया। चलिए अगला मैं अगला पेन यूज कर लेता हूँ, आजकल वैरायटी है पेनों की। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका सेम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। तो कभी कभी एमसीक्यूज में ये भी साथ में लिख लिया जाता है, तो बच्चा सोचता है कि ये तो हमने नहीं पढ़ा, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगली क्या बात सेम हो सकती है, अगली हो सकती है सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा या किसी मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उन कंपाउंड्स का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल भी नहीं है, और बातें सुनते जाना है। सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और उनकी एक प्रॉपर्टी जो हमेशा एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो है ये सेम वेपर डेंसिटी होगी उनकी। तो मैं उसको वीपीडी लिख देता हूँ, वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो मोलर मास डिवाइड बाय 2 के बराबर होती है। तो आइसोमर्स की वेपर डेंसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, लेकिन आपको सिर्फ रट्टा मार के याद रखना है कि ये इनके जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं वो भी क्या होती है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होती है वो भी सेम होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कितने डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, तो वो भी इनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी इनका क्या होता है, सेम। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्या करने हैं, आइसोमर्स से रिलेटेड याद रखने के। आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होता है, सेम वेपर डेंसिटी होती है इनकी, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी होते हैं। अब एक फॉर्मूला में आपको ये खास तौर पे 3 बल्कि मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ और साथ में एक ट्रिक लिख के दे रहा हूँ। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा आइसोमर्स में, खास तौर पे अल्कीन्स के आइसोमर्स में। और अल्कीन्स के कौन से आइसोमर तक, 10 आइसोमर्स तक ये फॉर्मूला चलेगा। पहला वाला फॉर्मूला जो चलेगा, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ 2 पावर
n-4+1। इस फॉर्मूले में आप फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू, कि एक कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ या ये जो ट्रिक मैं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको अल्कीन्स के ही आइसोमर्स फाइंड करने में मदद देंगे, क्योंकि आपके आइसोमर्स जो पूछे जाते हैं कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो अल्कीन्स के लिए पूछे जाते हैं, अल्कीन, अल्काइन या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के लिए नहीं पूछे जाते। तो एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो जिस तरह हम कह रहे थे कि मीथेन के केस में पॉसिबल नहीं है, इसी तरह हमारे पास प्रोपेन और इथेन के केस में पॉसिबल नहीं है आइसोमर। जो आइसोमर पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है वो ब्यूटेन से स्टार्ट होती है, और उसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ब्यूटेन का कार्बन नंबर 4, 4-4+1, तो आपके पास आएगा 4-4 से 0 तो 2 पावर 0 +1 2 पावर 0 हमारे पास होता है 1, 1+1 इसका मतलब 2। तो ब्यूटेन के केस में हमारे पास कितने आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे? 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो अगर वो मैं बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ C बॉन्ड C, एक आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा और एक आपके पास बनेगा ब्रांच में, यानी 3 कार्बन और एक ब्रांच आ जाए तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन या 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर आप आईपैक नेमिंग देखें और सिर्फ ब्यूटेन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, और जिसमें कार्बन भी सेम होंगे और हाइड्रोजन नंबर भी इसमें क्या होंगे? सेम होंगे। और हाइड्रोजन नंबर इसमें होंगे C4H10, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन, साइड पे भी 3 हाइड्रोजन और सेंटर में 2 हाइड्रोजन, और इस तरह यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो आपके पास ओवरऑल जो हाइड्रोजन होंगे 3 × 3 6 +2 8 और 2 10। तो आपके पास ब्यूटेन के केस में C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है यहाँ। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में गिनेंगे, और ये जनरल आइसोमर्स भी है। उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे अल्केन्स के आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं या आसानी से ट्रिक के थ्रू बता सकते हैं। तो पेंटेन के केस में हम वही फॉर्मूला लिखेंगे 2 पावर n-4+1, और पेंटेन के केस में मैं 2 पावर 5 -4+1 की वैल्यू पुट करूंगा, तो 2 पावर 1+1 आएगा हमारे पास, और ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगी 3। इसका मतलब हमारे पास पेंटेन में 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और वो 3 आइसोमर्स क्या हैं? C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और ये C, ये 5 कार्बन का एक आइसोमर हुआ। इसका फॉर्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम ही होगा, और वो हमारे पास होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। तो आप इसके साथ अगर हाइड्रोजन नंबर पुट करें तो CH3 एंड पे होते हैं, बीच में जो कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन, और ये भी CH2 होगा, और यहाँ भी हमारे पास क्या होगा? CH2 होगा। तो साइडों पे 3 हाइड्रोजन 6, 3 हाइड्रोजन 6, और बीच में हमारे पास ये 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 12 हाइड्रोजन। तो ओवरऑल C5H12 एक स्ट्रक्चर हुआ, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि स्ट्रक्चर आपके पास C बॉन्ड 4 कार्बन का और एक आपके पास ब्रांच हो, जिसको हम आइसो पेंटेन कह सकते हैं। और तीसरा जिसका आइसोमर पॉसिबल हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। तो उसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि C बॉन्ड C 3 कार्बन हो और 2 आपके पास क्या हो? ब्रांचेस हो, जिसको हम नियो पेंटेन कह सकते हैं। तो आपके पास इस केस में ये नियो है, और आइसो नियो किसको कहते हैं ये भी मैं आपको इसमें इसी आइसोमरिज्म में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। अगर आपके पास सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच अटैच है तो उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है आइसो का। जैसे यहाँ है कि आपके पास फर्स्ट कार्बन और फिर सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, तो इसको कहते हैं आइसो, और जितने कार्बन है सबको मिला के कॉमन नेमिंग में लिखा जाता है, तो इसको कहेंगे आइसो पेंटेन है ये। और इसी तरह आपके पास नॉर्मल चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो उसको कहा जाता है नॉर्मल, यानी N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चूंकि 5 कार्बन है तो लिखा जाता है N पेंटेन। तो एक आपके पास आइसोमर बना C5H12 का N पेंटेन, एक आपके पास आइसोमर बना आइसोपेंटेन, एक आपके पास आइसोमर बना नियोपेंटेन। ये 3 आइसोमर हुए। इसी तरह अगर मैं 6 कार्बन का आइसोमर बनाना चाहूँ तो 6 कार्बन के भी आइसोमर हमारे पास पॉसिबल हैं। फॉर्मूला चूंकि आप पुट करेंगे वैल्यूज तो आपके पास आती जाएगी। ये फॉर्मूला 2 पावर n-4+1 का फॉर्मूला कहाँ तक चल सकता है, मैं सिर्फ आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अब मैं हेक्सेन और हेप्टेन के आइसोमर्स बनाना छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो फिर टॉपिक लेंथी होता जाएगा।
आगे जाके मैं हेक्सेन और हेप्टेन के आइसोमर्स बनाऊंगा और उसको मैं रिलेट करूंगा कि कौन कौन से आइसोमर्स इसमें पॉसिबल्स हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास 2 पावर n-4 का फॉर्मूला सिर्फ 7 कार्बन तक चलता है। जब मैं 8 कार्बन के लिए करता हूँ तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है और वो फॉर्मूला आप फिर लिखेंगे 2 पावर n-4, लेकिन साथ में लिखेंगे +2। और फिर उसमें कितने आइसोमर 8 के लिए पॉसिबल होंगे, ये फॉर्मूला आपने ऑक्टेन यानी 8 कार्बन वाले के लिए लिखना है। तो ऑक्टेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, जब आप इसमें n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तब आपको समझ आएगी। तो 2 पावर 8-4 + 2, तो आपके पास आंसर आएगा 2 पावर 4 + 2 आएगा। और 2 पावर 4 हमारे पास होता है 16। मतलब आप लिखें 4 मरतबा 2 लिखें तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 + 2 कर दें आप तो आपके पास 18 आंसर आता है। इसका मतलब आपके पास जो 18 कार्बन का जो 8 कार्बन का कंपाउंड है उसके 18 आइसोमर्स हैं। इसी तरह अगर आपने देखना है कि 9 कार्बन के आइसोमर्स कितने हैं, तो उसको भी आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वो 2 पावर n-4 + 2 नहीं होगा, बल्कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसी फॉर्मूले में चेंजेस कर देता हूँ और वो फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 पावर n-4 + 3 होगा। और ये किसके लिए होगा, नोनेन के लिए, यानी 9 कार्बन के कंपाउंड के लिए आपके पास कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो आप लिखेंगे 2 पावर n-4 + 1। फिर मैं तीनों का फॉर्मूला एक साथ भी लिख दूंगा कि आपको पता हो कि 1 से लेकर 7 कार्बन तक कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 8 कार्बन के लिए कौन सा है और 9 कार्बन के लिए कौन सा है। अब 9 कार्बन में आप वैल्यू पुट करें तो 2 पावर 5 यहाँ मैं ये मिटाऊँ, 2 पावर 5 नहीं बल्कि मैं आप वैल्यू पुट करूँगा 2 पावर 9, क्योंकि 9 कार्बन के लिए की जा रही है। 9-4 + 3, तो 2 पावर 9-4 आपके पास आएगा 2 पावर 5 आएगा +3। 2 पावर 5 आपके पास होता है 5 मरतबा 5 2 लिखिए, 2 × 2 × 2 × 2, तो आपके पास होता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 × 2 32, और 32 + 3 आपके पास आता है 35। इसका मतलब आपके पास 9 कार्बन के जो आइसोमर है वो 35 डिफरेंट अरेंजमेंट में वो आ सकता है। इसके 35 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो बच्चे आगे जानते हो कुछ स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में और वो कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो यहाँ सिर्फ हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डिस्कशन हो रही है, वरना स्ट्रक्चरल भी स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो कहें तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल कितने पॉसिबल हैं, 35। इसी के बाद अगर आप कहते हैं कि 10 कार्बन के कितने, तो सिर्फ 10 कार्बन तक चूंकि हमारी डिस्कशन होती है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप टोटल कार्बन गिन लीजिए, टोटल आइसोमर्स गिन लीजिए 1 से लेकर 9 तक के कार्बन के कितने आइसोमर्स बने। तो जब आप गिनेंगे 18 + 9 के गिने 35 +7 के होते हैं हमारे पास। 7 के लिए भी देख लेते हैं कितने, तो 7 के लिए जो फॉर्मूला आपने लिखा था पहला वाला फॉर्मूला 2 पावर n-4 + 1 वाला, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने होते हैं। तो 2 पावर 7-4 + 1 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 2 पावर 3 + 1, और 2 पावर 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 6 + 1, तो आपके पास 2 × 2 × 2 हमारे पास आता है 8। यहाँ में थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं दोबारा कवर करता हूँ। 2 × 2 × 2 + 1 आएगा, तो 2 × 2 हमारे पास आता है 4, 4 × 2 हमारे पास 8 और 9। तो इसका मतलब 7 कार्बन के हमारे पास कितने आइसोमर होते हैं, 9। तो 1 से लेकर अगर आप 9 कार्बन के टोटल आइसोमर्स गिने तो आपके पास नंबर आता है 75। क्या नंबर आता है, 75, यानी सारे आइसोमर अगर आप प्लस कर दें तो आपके पास टोटल आते हैं 75 आइसोमर्स। 1 से लेकर 9 कार्बन तक के आइसोमर्स अगर आप गिने अल्कीन के लिए, तो इसका मतलब ये 75 नंबर मैंने इसलिए लिखा है कि आपसे कोई पूछे कि 10 कार्बन के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो आपने सीधा रटा मार के, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, रटा मार के आपने लिख देना है कि इसका आइसोमर्स कितने, 75। तो एक जनरल ट्रिक था जिससे आप आइसोमर्स बता सकते थे कि पॉसिबल आइसोमर अल्कीन के कितने होते हैं। दूसरों के लिए भी ट्रिक्स हैं, लेकिन उसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि आइसोमेरिज्म को हम कितने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और 1 बाय 1 हम उन आइसोमर्स की एग्जांपल्स करते हैं और उनकी डेफिनेशंस करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आइसोमेरिज्म को की डिवीजन।
तो आइसोमेरिज्म को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, ऊपर मैं लिखूंगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और एक को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स, जिसके बारे में आप बायो वालों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, क्योंकि ये नाम बुकों में लिखे होते हैं तो ये आपको याद रहने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर को कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या फर्क है, तो मैं यही कहूंगा पहले इनके डिफरेंसेस कर देते हैं, फिर इसकी फर्दर डिवीजन भी कर देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। स्ट्रक्चरल आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, जिनका वो पॉइंट्स हम कह देते हैं यहाँ, इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। ये पॉइंट तो स्टीरियो आइसोमर का भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। यानी वो आइसोमर जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो इनका क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं इसको SF भी लिख सकता था। और स्टीरियो आइसोमर में सेम ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ये पॉइंट अब ट्रिकी होने लग गया है, इसीलिए मैं आइसोमर्स को ये नहीं डिफाइन कर रहा था। अगर आपने आइसोमरिज्म की डेफिनेशन अभी पीछे याद हो, अभी आपको जो मैं बता रहा था आइसोमर्स को, कि आइसोमरिज्म हम ऐसे डिफाइन करते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसीलिए मैं डिफाइन नहीं करना चाह रहा था कि सेम के डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है लेकिन वो आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कोई ना कोई डिफरेंट होगी। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनका डिफरेंट होता है कार्बन टू कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आप कहें, या जो बॉन्ड अरेंजमेंट है वो उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो आइसोमर्स होते हैं उनके बॉन्ड अरेंजमेंट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बॉन्ड डिफरेंट बने होते हैं, डिफरेंट एटम्स के साथ बन सकते हैं। यानी कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड होना है, हो सकता है कि वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड अब चेंज होकर किसी और कार्बन के साथ चेन में चेंज हो गया हो, लेकिन इसके केस में ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये भी नहीं चेंज हो गया। सेम बॉन्ड अरेंजमेंट में कहूँगा यहाँ, सेम बॉन्ड अरेंजमेंट। तो ये बड़ा स्टीरियो आइसोमर बहुत ट्रिकी होते हैं, इतने आसानी से जज नहीं हो पाते। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो आयोपेक नेम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन भी डिफरेंट, या जो अरेंजमेंट है बॉन्ड की वो भी डिफरेंट। लेकिन इसके केस में जो हमारे पास होगा आयोपेक नेम भी सेम होगा। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि आयोपेक नेम भी सेम, तो फिर कैसे, तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे स्टीरियो आइसोमर्स डिफर करते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है हमारे पास, ये फिजिकली और केमिकली डिफर करेंगे। हो सकता है बहुत कम डिफरेंस हो, लेकिन फिजिकल और केमिकल हमारे पास डिफर होंगे। और इसके केस में तो, स्टीरियो आइसोमर के केस में तो हो सकता है कि फिजिकली भी बहुत सेम हो और केमिकली भी ऑलमोस्ट 100% सेम हो। तो ऐसे कंपाउंड में कह सकता हूं कि इसमें एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ये वाला उसमें यूज कर सकता हूं यहाँ कि एटलीस्ट वन फिजिकल हो या वो केमिकल हो, वो प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, डिफरेंट। लेकिन 99.9% हो सकता है कि फिजिकली सेम हो, और इसी तरह 99.999% और 100% हो सकता है कि वो केमिकली सेम हो। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में अभी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। और ये 2D होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हम 2D रिलेशन में पढ़ रहे थे। तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जगह नहीं है, या मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाले पॉइंट्स, या नीचे वाले पॉइंट्स ही मिटा दिए जाएंगे। ये वाले पॉइंट्स मैं मिटा देता हूँ और
नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं इसका कि हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो 2D में डिफर कर रहे होते हैं, यानी 2D में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं आप उसको 3D में ही रिलेट करेंगे और 3D में ही ड्रॉ करेंगे और 3D में ही डिफरेंशिएट करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स स्पेशल अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। स्पेशल अरेंजमेंट क्या है ये मैं वो बता देता हूँ। स्पेस में जो अरेंजमेंट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रक्चर के लिए कि डज नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ राइटिंग में थोड़ा बहुत मसला होगा क्योंकि इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें लिखने में, तो वक्त के साथ साथ ठीक होता जाऊँगा। डज नॉट डिपेंड ऑन स्पेस, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पेशल अरेंजमेंट, ऑन स्पेस अरेंजमेंट मतलब स्पेस में जो इनके बॉन्ड्स डिफर करते हैं उन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा होता क्योंकि उनको डिफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स में स्पेशल अरेंजमेंट यानी स्पेस की अरेंजमेंट डिफर करते हैं तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म किस पे डिपेंड करेगा, स्पेस के अरेंजमेंट पे। तो डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे अगर स्पेस में बॉन्ड डिफर करके, बॉन्ड एंगल डिफर करके, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके पास क्या हैं? वो आइसोमर है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, जिनका डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हो सकते हैं या डिफरेंट एटम्स के जो बॉन्ड बने वो आपस में चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बॉन्ड डिफरेंट लिखा है यहाँ लिखा था बॉन्ड डिफरेंट। और 2D में ही वो चेंजेस लाते हैं तो ये 2D पर डिपेंड करता है और ये क्या डिपेंड कर रहा होता है, स्टीरियो आइसोमर्स 3D पर डिपेंड कर रहा होता है। 2D में वो सेम ही रह रहे होते हैं, मतलब हम 2D में स्टीरियो आइसोमर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम 3D में डिफरेंशिएट करेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमर डिपेंड नहीं करेगा किस पे, स्पेस पे, जबकि स्टीरियो आइसोमर डिपेंड करेगा स्पेशल अरेंजमेंट पे। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को और स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तो आपने डिफरेंसेस समझ लिए। तो हम डिवाइड करते हैं आइसोमेरिज्म को कि आइसोमेरिज्म कितने पार्ट में स्प्लिट हो सकता है या कितने टाइप्स में आइसोमेरिज्म हमने स्टडी करनी है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म में हमारे पास जनरली 2 क्लासिफिकेशन होती है। एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल जो मैंने आपको अभी बताया, और दूसरा है हमारे पास स्टीरियो। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको आप लोगों ने बर्दाश्त कर लेना है। स्ट्रक्चरल में हमारे पास फर्दर जो डिवीजन है, स्ट्रक्चरल को मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, आपको याद रहना चाहिए। स्ट्रक्चरल का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है चेन आइसोमेरिज्म होती है एक, दूसरी आपके पास होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी आपके पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको FG लिख देता हूँ, और उसके बाद है आपके पास मेटामेरिज्म, पांचवी आपके पास है टॉटोमेरिज्म, और इवन एक और इसकी होती है जिसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो चेन आइसोमेरिज्म है इसको कहा जाता है स्केलेटल आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। और जो आपके पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कहा जाता है रीजियो आइसोमेरिज्म, कुछ चीजें मुझे आपसे भी सीखनी है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स करके कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है, मेटामेरिज्म का दूसरा नाम क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉटोमेरिज्म को क्या कहते हैं। टॉटोमेरिज्म को बहुत सारे नाम कहते हैं, एक इसे कहा जाता है कीटो इनोल टॉटोमर, इसी तरह इसको कहा जाता है डायनामिक आइसोमर्स, इसी तरह इसको कहा जाता है डेस्मोट्रोपिज्म। तो ये इनके आइसोमर्स के क्या है, नाम है।
यानी टॉटोमर्स को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, डायनामिक आइसोमर्स भी कहते हैं, कीटो इनोल टॉटोमर्स भी कहते हैं, और हमेशा कीटो इनोल टॉटोमर्स नहीं कह सकते। जहाँ कीटो और इनोल की एग्जांपल आएगी या एल्डिहाइड और इनोल की एग्जांपल आएगी तो हम तब तक उसे क्या कहेंगे, कीटो इनोल टॉटोमर्स कहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें हम फिर कीटो इनोल का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ डायनामिक आइसोमर या डेस्मोट्रोपिज्म का लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एटलीस्ट याद हो। फिर उसके बाद हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इरेज करना पड़ेगा ताकि थोड़ी बहुत जगह बना लें। तो आप लोगों ने एटलीस्ट लिखने होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। तो जो हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमारे पास है वो फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, दो पार्ट्स में। और एक है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा है हमारे पास कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल के बारे में मैं कोई इतनी खास डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको पता हो कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी होते हैं। जो आपकी बुक में डिस्कशन नहीं होगी उस पर डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं की जाएगी, और ना ही ये किसी सिंध या केपीके या किसी भी बोर्ड में नहीं लिखा गया। इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं की गई, ना ही केपीके के बोर्ड में, ना ही पंजाब बोर्ड में। जिसके बारे में डिस्कशन की गई है वो है कॉन्फ़िगरेशनल, और कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर डिवाइड किया गया हमारे पास एनेंशियोमर्स में, एनेंशियोमर्स में। और इस एनेंशियोमर्स को कहा जाता है, ये मिरर इमेज आइसोमर्स भी कहा जाता है इन्हें, मिरर इमेज आइसोमर्स। तो मिरर इमेज आइसोमर्स भी याद रखें। और दूसरा जो इसकी डिवीजन है वो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल की, वो है डायस्टीरोमर्स। डायस्टीरोमर्स जो एनेंशियोमर्स हैं वो चूंकि क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहलाते हैं। मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं एनेंशियोमर्स में, और कहलाते भी हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। और डायस्टीरोमर्स जो हैं ये फिर फर्दर स्प्लिट होते हैं दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स क्या हैं वो हम यहाँ अलग से डिफाइन करेंगे। दो क्लासिफिकेशन होती है डायस्टीरोमर्स की फर्दर, और वो क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी आपको डायस्टीरोमर्स में भी कुछ एग्जांपल ऐसी मिलेंगी जो हमारे पास क्या होंगी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की होंगी। डायस्टीरोमर्स को इवन कहा जाता है नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस या नॉन मिरर आइसोमर्स कहा जाता है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है आपकी बुक में तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, हमेशा एमसीक्यूज में आया होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स, डायस्टीरोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स तो एक जनरल टर्म है, लेकिन स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हैं, डायस्टीरोमर्स हैं। और क्यों डायस्टीरोमर्स हैं वो आपको बीच में जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा डायस्टीरोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का तभी आपको समझ आएगी। अभी तक सिर्फ हम इस वीडियो में यहाँ तक डिवीजन ही कर रहे थे कि मैं आपको समझा सकूँ कि हमारे पास आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है। तो जनरली आइसोमेरिज्म आपने देखा कि आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल 2D होती है और जो स्टीरियो है वो हमारे पास क्या होती है, 3D होती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रक्चरल को हमने कहा कि उसमें चेन आइसोमर्स भी होते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं, उसमें पोजिशनल आइसोमर्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास मेटामर्स भी होते हैं, इसको मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, और टॉटोमर्स होते हैं और रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट इस वीडियो के एंड में आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ट्रिक जो कि हम वीडियो में हर वीडियो में मेरा ट्रिक हुआ करेगा इंशाल्लाह, अब जो भी वीडियोस आया करेंगी। और वो ट्रिक ये है कि आप कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं, यानी कुछ कंपाउंड्स ऐसे दिखते हैं कि वो टॉटोमर्स भी दिख रहे होते हैं, वो मेटामर्स भी दिख रहे होते हैं, वो पोजिशनल आइसोमर्स भी दिख रहे होते हैं, वो फंक्शनल आइसोमर्स भी दिख रहे होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी दिख रहे होते हैं। तो हम किस को फिर प्रेफरेंस देंगे उन दो पे, यानी वो दो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, टॉटोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक लिख के दे रहा हूँ, आपने वो ट्रिक याद रखनी है कि उसके बेसिस पे हम प्रेफरेंस देंगे
इन सब को, तो वो ट्रिक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी आइसोमेरिज्म समझ आ गई होगी। डिवीजन अगर नहीं समझ आई, वीडियो को बैक कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और आराम से दोबारा देखिए तो ज़्यादा ही अच्छा समझ आएगा।